नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के 250 प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। और ये इस तरह के प्रश्न हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। पहले भी कई बार इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल से। एक एक करके सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। इस वीडियो में आपको मिल जाते हैं 40 प्रश्न और ये 250 प्रश्न की हो जाती है सीरीज। और 4-5 वीडियो में हम जो हैं आपके 250 प्रश्न इसमें कवर करा देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल से। सारे क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा करवाया जाता है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण? ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। क्योंकि अभी आर का एग्ज़ाम होना है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है और अभी जूनियर असिस्टेंट का भी जो कल मेरिट आई है उसका भी एग्ज़ाम होना है। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस के लिए है, चाहे आर के लिए है, और या फिर आपकी जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक के लिए हो जाती है। और चलिए फ़िलहाल देख लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा शाहजहाँ। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण ये शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। आपसे इसका वर्ष भी पूछा जा सकता है, कब इसका निर्माण कराया गया था। तो इसके निर्माण की अगर बात करेंगे तो 1647 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है 1647 में और ये कंप्लीट हो जाता है 1654 ईस्वी में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1654 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गई थी आगरा की मोती मस्जिद। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके बन गए हैं इस क्वेश्चन से। एक तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? शाहजहाँ के द्वारा। और इसका निर्माण कब कराया गया है? तो 1654 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका बी। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। मथुरा कला विश्वविद्यालय ये किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मथुरा कला विश्वविद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? कौन सा काल हो जाता है? मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल या फिर सल्तनत काल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये कुषाण काल। कुषाण काल में मथुरा कला जो विश्वविद्यालय है ये अपने शीर्ष पर था। और ये कब की बात हो जाती है? मथुरा में लगभग तीसरी शताब्दी में, और तीसरी शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कुषाण काल से मथुरा विद्यालय कला क्षेत्र के उच्चतम शिखर पर ये हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? कुषाण काल में हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा? किस नगर से ये नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग ये किस से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद से, बस्ती से, आजमगढ़ से या फिर आपका मऊ से? सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। कितने? 9 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से ज़िले हो जाते हैं वो? सबसे पहले आपका लखनऊ हो जाता है, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर। और इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लखनऊ से आपका ये पूछा जाता है, लखनऊ से और गाजीपुर तक जो है इसका निर्माण हो रहा है। और बीच में आपके जितने भी ज़िले पड़े, बीच में इसके 7 ज़िले आ जाते हैं। एक लखनऊ हो जाता है 8वां और गाजीपुर हो जाता है ये 9वां ज़िला। और यू उत्तर प्रदेश की जो प्रेजेंट की योगी सरकार है उसके द्वारा कहा गया है कि इसका निर्माण जो है लास्ट में बलिया तक किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें उसके बाद कितने ज़िले हो जाएंगे? तो उसके बाद इसमें 10 ज़िले हो जाएंगे जिनसे होकर गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल की बात की गई है तो फिलहाल ये नहीं गुजरेगा। कहाँ से? तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, बस्ती से आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं गुजरेगा। फैज़ाबाद से भी गुजरेगा, आजमगढ़ से भी गुजरेगा और मऊ से भी गुजरेगा। ठीक है, इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। और इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की।
तो लंबाई हो जाती है इसकी 354 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये लगभग में जो है इसकी लंबाई है, और ये लखनऊ से हो जाता है गाजीपुर तक। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी और अन्य किसानों के द्वारा एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और ये कब की बात हो जाती है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसका ईयर आपसे पूछा जाएगा। तो इसका ईयर हो जाएगा 1921 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो इसका नेतृत्व किया गया था मदारी पासी के द्वारा। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक इसका नाम याद रखना है मदारी पासी, ईयर याद रखना है 1921, और इसको उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। एक आंदोलन या फिर एकता आंदोलन, इसको किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और 1921 के अंत में ये हुआ था हरदोई, बहराइच, सीतापुर में मदारी पासी द्वारा असहयोग आंदोलन की एक शाखा के रूप में ये सामने आया था। आप जानते हैं 1921 में ही जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, और उसकी एक शाखा के रूप में ये सामने आया था। कौन सा, ये हो जाता है एक आंदोलन। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण आपसे पूछा गया है। तो ये किया जाता है रानी अहिल्याबाई के द्वारा। ठीक है, ये अहिल्याबाई के द्वारा किया जाता है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। इसका सन आपसे पूछा जाएगा, तो ये 1780 ईस्वी में ये किया जाता है। रानी अहिल्याबाई के द्वारा 1780 में करवाया गया था विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। और इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने, एक महाराजा रंजीत सिंह हो जाते हैं, महाराजा रंजीत सिंह ने 1835 में 1000 किलो शुद्ध सोने का द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, 1000 शुद्ध सोने के द्वारा इसको बनवाया गया था विश्वनाथ मंदिर को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये कई बार परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। और ये बात है 31 जुलाई की, 31 जुलाई 1937 की ये बात हो जाती है। और इसके सभापति हो जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। और अगर उपसभापति की बात हुई है तो उपसभापति में आपको मिल जाते हैं अब्दुल हकीम। ठीक है, उपसभापति आपसे पूछ लिया जाएगा, उपसभापति आपसे पूछा जाएगा, तो उपसभापति हो जाते हैं इसके अब्दुल हकीम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अब्दुल हकीम जो हैं इसके उपसभापति हो जाते हैं, और सभापति हो जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। गोरखपुर स्थित है किस नदी के तट पर, और ये हो जाता है आंसर नंबर सी, यानी राप्ती नदी के तट पर स्थित हो जाता है गोरखपुर। और बात करेंगे राप्ती नदी के बारे में, तो राप्ती नदी हिमालय से निकलने वाली नदी हो जाती है, और ये नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गोरखपुर में। ठीक है, इसकी सहायक नदी अगर आपसे पूछी जाएगी तो इसकी सहायक नदी हो जाती है रोहिणी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोहिणी हो जाती है राप्ती नदी की सहायक नदी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दिया सलाई या माचिस उद्योग का जो कारखाना है ये कहाँ हो जाएगा, इसका प्रमुख केंद्र आपसे पूछा गया है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र हो जाता है बरेली में। सबसे पहले बरेली में हो जाएगा, बरेली के बाद आपसे पूछा जाएगा तो इसके बाद सहारनपुर आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे सहारनपुर आ जाएगा, 3 नंबर पे आपका आ जाता है इलाहाबाद,
और 4 नंबर पे आपका आ जाता है मेरठ। कुछ इस तरह से ये दिया सलाई के जो प्रमुख केंद्र हो जाते हैं। सबसे पहले बरेली आ जाता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सहारनपुर, 3 पर इलाहाबाद और 4 नंबर पर आपका आ जाता है मेरठ। ये हो जाते हैं दिया सलाई के प्रमुख उद्योग। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से पूछा गया है सबसे बड़ा उद्योग। अच्छा, यहाँ रोजगार की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है सबसे ज़्यादा रोजगार। लेकिन बात की गई है उद्योग की, तो उद्योग में हो जाता है हथकरघा। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका हो जाता है करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग जो है हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा तो कृषि में सबसे ज़्यादा जो रोजगार दिया जाता है, उसके बाद आपका उद्योग में आ जाता है हथकरघा उद्योग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो आपके भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया था, ये कब सृजित किया गया था? लोकायुक्त का पद ईयर आपको बताना है। 1950 हो जाएगा, 1965, 1975 या फिर 1977। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1975। और 1975 में भी हो जाता है 7 सितंबर में। और 7 सितंबर 1975 को उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, ये लोकायुक्त का जो पद है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो सृजित किया गया है, तो अनुच्छेद हो जाता है ये 201। ठीक है, 201 संविधान का अनुच्छेद हो जाता है। और राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 7 सितंबर 1975 ईस्वी को अनुमति प्रदान कर दी थी। ठीक है, इतनी बात भी आपको इससे समझ लेनी है। सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की प्रथम पूछी गई हैं महिला मुख्यमंत्री, तो प्रथम हो जाती हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये सुचेता कृपलानी कब हो जाती हैं ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये सुचेता कृपलानी हो जाती हैं 1963 में। 1963 से और 1967 तक हो जाती है सुचेता कृपलानी। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाता कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो वो हो जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत हो जाते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। और ये बने थे जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, ये 1950 में 26 जनवरी 1950 को बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश से और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश से ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ किसके द्वारा ली गई है, तो ये हो जाती है मायावती। सुश्री मायावती हो जाती हैं जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ली गई है 4 बार। और बात करेंगे सुचेता कृपलानी के बारे में, तो सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी थी और ये कानपुर से निर्वाचित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है ये कहाँ से निर्वाचित हुई हैं, तो ये कानपुर से निर्वाचित हो जाती हैं सुचेता कृपलानी। ईयर आपको बता दिया गया है 1963 से 1967 तक ये मुख्यमंत्री हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की। और ये हो जाती हैं प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म? तो उत्तर प्रदेश के हो जाता है ये झांसी में। झांसी में हो जाता है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म। और ये उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ है, कब हुआ है ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इनका जन्म हो जाता है 3 अगस्त को, 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हो जाता है मैथिली शरण गुप्त का जन्म। ठीक है, और ये राष्ट्रकवि माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ये भी क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअल करके दे दिया जाएगा कि राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। सारे क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लिए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हो जाता है ब्रह्मवर्त में। और ये हो जाता है उत्तर प्रदेश के बिठूर में। बिठूर कहाँ हो जाता है, तो बिठूर हो जाता है कानपुर जिले का एक हिस्सा हो जाता है। और ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
इतनी बात आपको याद रखनी है बिठूर से। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। किस बादशाह के द्वारा कराया गया था फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण? ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण ये मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। औरंगजेब से केवल यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, नहीं आपसे पूछा गया है कौन सी नहीं है। तो केन हो जाएगी, वेतवा हो जाएगी और चंबल हो जाएगी। ये तीनों नदी हो जाती हैं यमुना की सहायक नदी। कल्याणी की बात करेंगे तो कल्याणी आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। कल्याणी कहाँ हो जाएगी? तो कल्याणी ये बाराबंकी में बहने वाली नदी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बहती है आपकी कल्याणी नदी, और ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी हो जाती है चंबल। चंबल के बाद हो जाती है आपकी शेंगर, शेंगर नदी हो जाती है। इसके बाद हो जाती है आपकी छोटी सिंधु। ठीक है, ये भी हो जाती है। वेतवा हो जाएगी और वेतवा के बाद आपकी केन भी हो जाएगी। ठीक है, ये सभी जो हैं हो जाती हैं यमुना की सहायक नदी। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? पोटास की कमी वाली मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पोटास की कमी वाली जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो पाई जाती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, जौनपुर में पाई जाती है। और जौनपुर के अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है, ठीक है, आजमगढ़ में भी पाई जाती है इस तरह की मिट्टी। और आजमगढ़ के बाद ये पाई जाएगी फिर मऊ में। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आपको सारे याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला हो जाएगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का? सबसे पहले देख लेते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र के कौन कौन से बुंदेलखंड क्षेत्र के कौन कौन से जिले हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले झांसी आ जाएगा, ये बुंदेलखंड में स्थित हो जाएगा। झांसी के बाद आपका आ जाता है बांदा। बांदा के बाद आपका आ जाएगा ललितपुर। और ललितपुर के बाद आपका आ जाता है हमीरपुर। ठीक है, ये सभी जो है हो जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के। हमीरपुर के बाद आपका जालौन आ जाएगा। जालौन के बाद आपका आ जाता है महोबा। और महोबा के बाद आपका आ जाता है चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट भी हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा। इस तरह से ये 7 जिले हो जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इनमें से आपका महोबा जो है ये हिस्सा हो जाता है। बाकी चंदोसी भी नहीं है, औरैया भी नहीं है और एटा भी नहीं है। ठीक है, केवल सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाते हैं पत्रिका के संपादक। तो वो कौन सी पत्रिका हो जाती है? तो ये पत्रिका थी आपकी बाल बोधनी पत्रिका। ठीक है, बाल बोधनी पत्रिका हो जाती है, जिसके संपादक हो जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इसका जो प्रकाशित हुई है ये हुई है 1847 में। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनियात खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हो जाएंगे या किस शहर से संबंधित हो जाएंगे? इनियात खान के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं औरैया से संबंधित। प्रसिद्ध सितार वादक हो जाते हैं इनियात खान और ये औरैया से संबंधित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं, बुंदेलखंड का लेख गीत हो जाता है ये आला। ठीक है, आला और उदल दो ये भाई थे।
इनका ये किस्सा हो जाता है आला और उदल में, और ये बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बुंदेलखंड के और कौन कौन से गीत हो जाते हैं, तो इसमें गीतों में आ जाते हैं आपके फाग आ जाएगा, ठीक है, फाग आ जाता है, लामटेरा आ जाता है, दादरे, गारी, ये शामिल हो जाते हैं सभी बुंदेलखंड के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? कितना हो जाता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत का? ठीक है, तो पूरे भारत का ये हो जाता है 7.3%। तीन कह सकते हैं या 7.30 भी कहीं कहीं आपको ये लिखा मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से पूरे भारत का उत्तर प्रदेश जो है 7.3% हो जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 6वीं शताब्दी के दौरान पूछा गया है, मथुरा के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये हो जाता है सूरसेन। सूरसेन कहा जाता था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा है, चाहे वो कनिष्ठ सहायक की है, या फिर आर की परीक्षा है। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। टप्पा शैली का विकास किया जाता है, ये कौन हो जाते हैं? तो फैजाबाद के हो जाते हैं ये मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई हो जाती हैं जिन्होंने टप्पा शैली का विकास किया था। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित हो जाता है देवदह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हो जाता है देवदा, जो गौतम बुद्ध की माँ के परिवार से थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में। भेड़कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस नगर में या किस शहर में स्थित है? भेड़कुंड की बात की गई है, ये कहाँ स्थित हो जाएगा भेड़कुंड? तो भेड़कुंड हो जाता है ये फर्रुखाबाद में, ठीक है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर हो जाता है, और फर्रुखाबाद की स्थापना की गई थी मोहम्मद खान बख्श के द्वारा। कब की गई थी? ये की गई थी 1714 ईस्वी में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं पर जो है द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जिसमें भेड़कुंड में द्रौपदी स्वयंवर जीतने के लिए अर्जुन ने मछली निशाना बनाया था, ठीक है। ये मछली के आंख को जो है निशाना बनाया गया था अर्जुन के द्वारा द्रौपदी का स्वयंवर जीतने के लिए। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। गोविंद रघुनाथ के द्वारा संपादित किया जाता है अखबार, ये कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है बनारस अखबार, ठीक है। बनारस अखबार को गोविंद रघुनाथ के द्वारा में प्रकाशित किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 1845 को, ठीक है। ये डेट भी आपको याद रखनी है, जनवरी 1845 हो जाती है। और ये उत्तर प्रदेश का हो जाता है बनारस अखबार। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इन्होंने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ये कहाँ से किया था? तो लखनऊ में स्थानांतरित 1921 में। तो सबसे पहले बात करेंगे 1834 की। तो 1834 में राज्य की राजधानी इलाहाबाद हुआ करती थी, ठीक है। ये कब हुआ करती थी? 1834 ईस्वी में इलाहाबाद हुआ करती थी। इसके बाद अंग्रेजों ने इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाते हुए इसकी राजधानी को आगरा शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। और ये 1858 में जो आपके थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने फिर से इसको इलाहाबाद कर दिया था। और इसके बाद आपका 1877 आ जाता है। तो 1877 में उत्तर प्रदेश को जाना जाता है पश्चिमी प्रांत के नाम से, यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता है 1877 में। और अवध के रूप में भी तभी से जाना जाने लगा। और 1902 में पूरे प्रांत को आगरा और अवध के रूप में जाना जाने लगा है। कब से ये जाना जाता है? 1902 से, ठीक है। 1902 से क्या जाना जाने लगा है? तो ये हो जाता है अवध को और संयुक्त प्रांत। इसके बाद लास्ट में आकर जो है
1921 में इसकी राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, कब किया गया है? ये किया गया है 1921 में। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत? तो ये जिला हो जाता है जालौन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, जालौन हो जाता है हस्त निर्मित कागज के लिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई है, लगभग में आपसे लंबाई पूछी गई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो ये हो जाती है लगभग 300 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, ये लगभग में आपको दी गई है, कहीं पर आपको 302 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल सकता है इसकी लंबाई में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम हो जाता है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र, ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाता है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित हो जाता है। और इसकी नींव रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में, ये भी आपको याद रखना है। 2014 में इसकी नींव रखी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। और सिंगरौली क्षेत्र ये कहाँ हो जाएगा? तो सिंगरौली क्षेत्र हो जाता है ये सोनभद्र में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है सिंगरौली क्षेत्र से। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं कोयले के। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन नियुक्ति करेगा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की? तो ये हो जाते हैं भारत के राष्ट्रपति, इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 32 और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था? कब चुना गया था इनको ग्राम प्रधान? ये सबसे ज़्यादा वर्ष की हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की हो जाती हैं नौरोजी देवी, और इनको 112 वर्ष की उम्र में महिला प्रधान चुना गया था। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है भारत के किस प्रदेश को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। और वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है भगवान बुद्ध के, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, या फिर ये कह सकते हैं जहां पर जो है पहला उपदेश दिया था, वो हो जाता है सारनाथ। ये वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में महान धमेक जो स्तूप हैं वो भी उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे आपको देखने को। उसके जो बुद्ध के खंडर हैं या उसकी शिक्षाओं की जो याद दिलाते हैं खंडर, वो भी आपको मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश में 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा जो स्थापित चमकदार स्तंभ बौद्ध था, वो भी आपको देखने को मिल जाता है निशानी के तौर पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका बौद्ध धर्म का पालना है, ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? सबसे समृद्ध हो जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाता है सोनभद्र। सोनभद्र हो जाता है उत्तर प्रदेश में खनिज की दृष्टि से। और सोनभद्र के बाद आपका मिर्ज़ापुर भी आ जाता है, और एक आपका बांदा भी आ जाता है, और ललितपुर भी आ जाता है। आपसे पूछा गया है दृष्टि से सबसे समृद्ध, तो सबसे समृद्ध हो जाता है आपका सोनभद्र। ठीक है, खनिज तो इन सभी में मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा आपका सोनभद्र में पाया जाता है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं?
चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिले हो जाते हैं आपके आगरा और कानपुर। ये चमड़े के लिए प्रसिद्ध जिले हो जाते हैं। जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाते हैं हुसैन शाह। हुसैन शाह हो जाते हैं जौनपुर सल्तनत के अंतिम शासक। जौनपुर की स्थापना आपसे पूछी जाएगी, या स्थापना आपसे पूछ ली जाएगी जौनपुर की, तो ये हो जाती है 1394 ईस्वी में जौनपुर की स्थापना हो जाती है। और जौनपुर वर्तमान में हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाता है उत्तर प्रदेश का, तो ये हो जाता है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी, तो इसकी स्थापना हो जाती है 23 सितंबर 1887 में। ठीक है, 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हो जाती है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? नैमिषारण्य तीर्थ आपसे पूछा गया है किस जनपद में स्थित हो जाएगा? तो नैमिषारण्य हो जाता है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित। ठीक है, और ये पवित्र स्थान माना जाता है नैमिषारण्य। और बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है आपका इलाहाबाद में। ठीक है, और यह अस्तित्व में कब आया था ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2003 को यह अस्तित्व में आ जाता है इलाहाबाद मुख्यालय। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इससे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।